Hello students, let's go to start the next lecture of chapter haloalkane and haloarine। ठीक है, तो प्रिपरेशन हम लोग पढ़ रहे थे। प्रिपरेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्कोहल से प्रिपरेशन तीन तरीके हमने पढ़े थे, एक अल्कोहल से, दूसरा हाइड्रोकार्बन और तीसरा क्या था हमारे पास, तीसरा था हैलाइड एक्सचेंज। ठीक, ये जो हमारे कोर्स में है मैं उसकी बात कर रहा था। तो हमने अल्कोहल से प्रिपरेशन पढ़ लिया था। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो लॉजिक था, वो दूसरा जो कॉन्सेप्ट था वो था फ्रॉम क्या, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में फ्रॉम एल्केन हमने पढ़ लिया था, हमारा बच गया था फ्रॉम एल्कीन्स। ठीक है, एल्कीन से प्रिपरेशन रह गया था यही। ठीक है, हमने एल्केन से पढ़ लिया था और यह भी बात आपको बताई थी कि एल्केन से जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा मेथड नहीं है। हमने ये भी आपको बताया था कि एल्केन से जो प्रिपरेशन होगा वो बहुत अच्छा मेथड नहीं है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई, बहुत अच्छा मेथड नहीं है। ठीक है, यानी एल्कीन हमारे लिए सही होगा। अब जरा देखते हैं एल्कीन से कैसे प्रिपेयर करेंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, अब इससे किसका किसका हम रिएक्शन करा सकते हैं। एक है हमारे पास HCl, एक है हमारे पास HBr, एक है हमारे पास HI। एक कंडीशन हो सकती है कि HCl तो लें लेकिन हम कोई ऑर्गेनिक पेरोक्साइड ले लें। ठीक है, कोई पेरोक्साइड ले लें, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड ले लें। ठीक है, एक कंडीशन यह भी हो सकती है कि HBr लें लेकिन यहाँ भी पेरोक्साइड ले लें। बेटा जो कोर्स में है वो मैं पूरी बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ है HI लें, यहाँ भी पेरोक्साइड ले लें। ठीक है, और लास्ट जो हमारे पास है X2 ले लें CCl4 के साथ। इतने ही तरीके से हमारे कोर्स में दिया हुआ है। ठीक है, हमारे सिलेबस में इतने तरीके की बात कर रहा है। ठीक है, देख रहे हो हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन, हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शंस देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो हेलोजन एसिड के साथ का रिएक्शन समझिएगा। अगर आपने यहाँ पे HCl लिया है, होगा क्या, सिंपल सा लॉजिक है, होगा क्या, CH3 कैसा ग्रुप है, CH3 कैसा ग्रुप है, तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो फट से बोलते हो क्या, +I बोलते हो ना, +I इफेक्ट रखेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। बेटा ध्यान रखना, ये I होता है इंडक्टिव इफेक्ट। I क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। और पढ़ रखे हो कि इंडक्टिव इफेक्ट किस पे काम करता है, सिग्मा बॉन्ड पे ऑपरेट करता है। क्या यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, नहीं ना, पाई बॉन्ड है, तो यहाँ +I ना होके क्या होगा, +E, क्योंकि ये पाई बॉन्ड पे ऑपरेट होता है। तो यही I ही अगर मल्टीपल बॉन्ड में आता है तो E बन जाता है। ठीक, इलेक्ट्रोमेरिक कहते हैं इसको। काम वही करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करेगा। यहाँ से जब पुश करेगा तो ये पाई बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट होगा, प्लस और माइनस इस तरह से चार्ज जनरेट होगा। सॉरी, अब ये Cl- हुआ, H+ हुआ, तो नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा। तो क्या बना यहाँ पे, CH3 CH CH3 Cl। सेम यही चीज़ इसके साथ होगा, CH3 CH CH3 Br। सेम यही इसके साथ होगा, CH3 CH CH3 I। सेम यही चीज़ होगा, इसके साथ क्या होगा, CH3 CH CH3 Cl। बस एक यही इकलौता ऐसा केस है जिसमें ये उल्टा होता है। ठीक है, इकलौता ऐसा केस है जिसमें उल्टा होता है, यानी इस केस में हो जाएगा CH3 CH2 CH2 Br। बाकी फिर कहीं कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। ठीक है, CH3 CH CH3 I। ठीक, अब समझो जरा, यहाँ पे सेम यही चीज़ बना है, यही चीज़ बना है, यानी पेरोक्साइड लो ना लो HCl के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। HI के साथ सेम वही चीज़ बना, वही चीज़, पेरोक्साइड लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर HBr के साथ डिफरेंस है। अगर आपने ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लिया है तो फर्स्ट पोजीशन पे अटैच करेगा नेगेटिव को, और अगर नहीं लिया है तो सेकंड पे अटैच करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो बेटा ये जो इतना है, ठीक है, ये रिएक्शन, इसे कहते हैं हम मार्कोनिकॉफ्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसे, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। ठीक है, बात समझ में आ गया। ये जो होता है एक, ये है एंटी मार्कोनी। क्लास 11th में था, फिर भी हम इसको समझते हैं एक बार। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रिएक्शन।
ठीक है। इसे हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं या खरास इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो होगा ये हो जाएगा फिर वही मार्कोनिकॉफ, ठीक है, मार्कोनिकॉफ्स रूल यहाँ काम करेगा, ठीक। अब ये जरा देखो CCl4 के प्रेजेंस में ये X2 ब्रेक करेगा और दोनों जगह जाके अटैच होगा, ठीक है, दोनों जगह जाके अटैच होगा, ये ऐसे अटैच होगा। ये रहा किससे प्रिपरेशन, एल्कीन से। अभी थोड़ा सा इसको डिटेल समझते हैं, ठीक है, इतना शॉर्ट में इसको नहीं निकालेंगे, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। देखो बेटा हो क्या रहा है, पहले मार्कोनिकॉफ रूल समझो। याद रखना रूल अलग चीज़ होती है, कहावतें अलग चीज़ होती हैं। रूल्स और कहावतों में बड़ा फ़र्क है बेटा। कैसे फ़र्क है समझो। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है, ये तो हमने ठीक है इफेक्ट देख के हमने बता दिया, ठीक है, पर यह भी तो एक चीज़ है, देखा होगा कुछ मार्कोनी ने, ठीक है। इनका क्या स्टेटमेंट था, तो मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है, कहता है कि नेगेटिव पोर्शन जो हैलोजन एसिड का है वो उस कार्बन पे जाएगा, गोज टू दैट कार्बन विच इज मोर एल्काइलेटेड। अब बेटा यहाँ पे डबली बॉन्डेड कार्बन 2 हैं, ठीक है, इसको मैं अभी हटा रहा हूँ। डबली बॉन्डेड कार्बन 2 हैं, तो दोनों में से कहा कि जो नेगेटिव है वो उस कार्बन के पास जाएगा जो ज़्यादा एल्काइलेशन रखेगा, जो ज़्यादा एल्काइलेटेड होगा, यानी जिसके साथ ज़्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे। तो बेटा इसके साथ ज़्यादा एल्काइल ग्रुप हैं कि इसके साथ, तो इसके साथ एक एल्काइल ग्रुप है पर इसके साथ कोई नहीं है, इसीलिए यहाँ आके जुड़ेगा। क्लियर। अब इस केस में मार्कोनी का उल्टा हो रहा है, उसके पास जाके जुड़ रहा है जहाँ पे एल्काइलेशन कम है, तो इसे कहेंगे एंटी मार्कोनी, मार्कोनी का उल्टा। इसको बताया था खरास ने, तो इसलिए इसको खरास इफेक्ट कहते हैं, ठीक। या पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं क्योंकि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे मार्कोनी आ गए। क्लियर। अब कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि बेटा ऐसे जाके यानी नेगेटिव पोर्शन को वहाँ जोड़ दो डबल बॉन्ड के साइड में जिधर हाइड्रोजन कम हो, यानी यहाँ जोड़ दो। ये बात मार्कोनी ने नहीं कही थी। तो कोई बोल सकता है कि आप भी सोच सकते हो तो नहीं कही थी तो क्या हुआ, ट्रिक तो है ना बेटा। ट्रिक इसे नहीं कहते, देखो जरा इसका तोड़ देखो। सपोज करो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ये है ना। अब बताओ जरा, दोनों तरफ तो हाइड्रोजन इक्वल हो गए। अब लगा लो हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट। अब आपको घूम फिर के कहाँ आना पड़ेगा, मार्कोनी। इन्होंने क्या बोला, कहा उस पे लगेगा जो ज़्यादा एल्काइलेटेड है। इधर एक एल्काइल ग्रुप है, इधर 2 एल्काइल ग्रुप है, तो नेगेटिव पोर्शन इससे आके जुड़ेगा। क्लियर होगी बात। या इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को भी लगाओगे तो C2H5 का इफेक्ट ज़्यादा होगा, CH3 का कम होगा, ये इधर जाएगा, ऐसे आएगा, तब भी आप समझ सकते हो। तो ये जो बेकार के बीच में रूल्स होते हैं ना, अपने मन से जो बनाए हुए रूल होते हैं, वो कतई मत अप्लाई करना बेटा केमिस्ट्री में, पूरी चौपट हो जाएगी केमिस्ट्री, ठीक है। यही अपने मन से बनाए हुए रूल ही एक्सेप्शंस क्रिएट करते हैं। एक्सेप्शन का कोई चक्कर नहीं होता बेटा, ठीक है। एक्सेप्शन का मतलब लोग ये समझ लेते हैं कि विदाउट रीज़न है कोई चीज़ें, तो विदाउट रीज़न तो कुछ होता है नहीं पृथ्वी पे, ठीक है। इस यूनिवर्स में कुछ नहीं होता, तो रीज़न तो सबके पीछे, जाने ना जाने हम अलग की बात है। अब लास्ट वाले को देखो बेटा, समझ में आ गया। ये बनता है विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। अब देखो ये आपके मन में आ सकता है कि HBr के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है बेटा। ये कॉम्पिटिशन में केवल इसकी मैकेनिज्म आती है, एकेडमिक में नहीं है। फिलहाल समझ लीजिए ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को शो करता है। 3 स्टेप के रिएक्शंस होते हैं, यानी एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक मिला के 3 स्टेप होते हैं। यहाँ एनर्जी का थोड़ा सा खेल है, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग डिटेल नहीं घुसेंगे क्योंकि हमने एकेडमिक्स अभी अच्छे से तैयार करनी है हमें, ठीक है। तो कभी बनाएंगे इसके ऊपर भी वीडियो हम, ठीक। तो इतनी बात समझ में आ गई, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको बस देख लो, यहाँ एक पॉइंट समझने का है। वो क्या समझने का है, देखो। सपोज करो कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, आप यहाँ Br2 से रिएक्शन कराते हो, या मान लिया I2 से रिएक्शन कराते हो। अब बेटा अगर आप I2 से रिएक्शन करा रहे हो तो उसका कलर क्या होता है, कि उसका कलर होता है वायलेट कलर का होता है ये। लेकिन जब रिएक्शन करेगा तो क्या बन गया, CH3 CH CH2, यहाँ भी I लग गया, यहाँ भी I लग गया, और ये होता है कलरलेस। ये तो कलरलेस हो गया। अब थोड़ा सा चक्कर यहाँ फंस सकता है I2 के साथ, ये दोनों I की साइज़ बड़ी है, वापस जुड़ जाएगा आपस में जुड़ के और यही बना लेगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है यहाँ पे,
ठीक है। इसीलिए यहाँ जनरली जब आप रिएक्शन पढ़ते हैं तो Br2 लेता है, इसका ब्राउन कलर होता है। तो जब ब्राउन कलर रहेगा और यहाँ कलर डिसअपियर हो गया, इसका मतलब ये है कि ये ब्राउन कलर जो था वो डिसअपियर तब हुआ होगा जब Br टूटा होगा और यहाँ जाके एक एक Br जुड़ गए होंगे। इसका मतलब कि ये जो रिएक्शन है, दिस इज द रिएक्शन टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ये अनसैचुरेट से रिएक्शन किया है, इस बात की टेस्टिंग है ये, ठीक है। बात समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो एल्कीन से तो हमने इसको प्रिपरेशन पढ़ लिया, ठीक है। एल्कीन में इससे बाहर नहीं आएगा बेटा, आप इतना अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये बहुत सफिशियंट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। अब लास्ट हमारा क्या बच रहा है बेटा? हैलाइड एक्सचेंज, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आते हैं, हैलाइड एक्सचेंज। तो मार्कोनी एंटी मार्कोनी समझ में आ गया? हाँ, आप लोग थोड़ा सा ये समझ सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड होता है वो क्या लेना है हमने। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड आपके दिमाग में आ सकता है कि ये क्या चीज़ है भाई ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। देखो, एक पेरोक्साइड H2O2 भी जानते हैं, Na2O2 भी जानते हैं। देखो हमने यहाँ पे ले लिया बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है, C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5, ये है बेंजोइल पेरोक्साइड। एक्चुअली क्या हुआ, इधर और इधर का हिस्सा देखिए दोनों बराबर हैं, हो गया मारपेट, झगड़ा हो गया, ईगो प्रॉब्लम, ना तुम ना हम कम ना तुम कम। जब ये बात आ गई, बात फंस गई, तो क्या किया, दोनों ने कहा देखो दोनों की औकात बराबर है, 50-50% लगाए तो 50 का हिसाब अपना अपना अलग कर लो, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने पास ले गए, ये इलेक्ट्रॉन यहीं से स्टार्ट होता है, यही सारे खुराफात की जड़ है, ठीक है। यही रेडिकल में टूटता है और यही रिएजेंट है। अब जब रिएजेंट ही रेडिकल में टूटा तो रिएक्टेंट को रेडिकल में ही तोड़ेगा, ठीक। याद रखिएगा, नेचर का रूल है, जो जैसा होता है वैसा ही पैदा करेगा, ठीक है। जो जैसा होता है वैसा ही, कुत्ते का पिल्ला पिल्ले होगा, कुत्ता ही होगा, वो कुछ और नहीं हो सकता। इंसान का बच्चा इंसान ही होगा, सेम वैसे ही है, जो जैसा होता है वैसा ही पैदा करता है। रेडिकल जाएगा तो रेडिकल बनाएगा, आयन जाएगा तो आयन में तोड़ेगा, ठीक। यही रिएक्शन का पैटर्न होता है। अब ये टूटा C6H5 C डबल बॉन्ड O रेडिकल में। अब ये ऑक्सीजन कहने लगा इस कार्बन से, ठीक है, कि हमारे एक भाई से जुड़े हो, तुम्हारा भी हिसाब किताब फिट हो रहा, हम भी यार, हम तो परेशान हैं, हम तो अनस्टेबल हो गए। अनस्टेबल हो गए, कहा कार्बन से देखो तुम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे तुम्हारा, हम कुछ जुगाड़ करो। अब ये क्या करता बेचारा, ये भी कार्बन इस कार्बन से अटैच है ना, इस कार्बन में हो गया पंगा, ठीक है। किस ऑक्सीजन के चलते, इसके अनस्टेबिलिटी के चलते। फिर यहाँ होगा सेम टाइप का क्लीवेज, तो यहाँ बना C6H5 ये, और C डबल बॉन्ड O और यहाँ रेडिकल आया, यहाँ ये दोनों रेडिकल मिलकर डबल बॉन्ड बना लिए, तो C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O बन गया CO2 गैस, ये निकल गई, बचा फेनाइल फ्री रेडिकल, और ये जाके अटैक करता है HBr पे और उसको रेडिकल के फॉर्म में तोड़ता है, और डबल बॉन्ड उधर भी रेडिकल के फॉर्म में टूटता है। क्लियर? ठीक है। अब थोड़ा सा समझ भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसको समझने में बेटा। अब क्या था, मान लो ये था, ठीक है। अब ये टूटा ऐसे ही, तो यहाँ बन गया CH3 CH CH2, ये रेडिकल के फॉर्म में, ये रेडिकल के फॉर्म में। अब ये खटाक से अटैक करके इसके ऊपर कब्जा कर लिया, तो खाली कौन बचा Br के लिए, यही बचता ही है। ये क्यों यहाँ अटैक किया, क्योंकि स्टेबल हो जाएगा, बीच में आएगा, किनारे आएगा तब भी अनस्टेबल रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, इसलिए पहले हमला कर जाएगा इधर में अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। तो सारे खुराफात की जड़ ये फेनाइल फ्री रेडिकल है, जो कि बेंजोइल पेरोक्साइड से क्रिएट हुआ। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। अब चलते हैं हम लोग हैलाइड एक्सचेंज। ये सब थोड़ा सा डिटेल और जाते हैं, कॉम्पिटिशन की बातें हैं, एकेडमिक में इतना हमने नहीं जाना। फिलहाल देखो जरा, अब बात कर रहे हैं हैलाइड एक्सचेंज की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हैलाइड एक्सचेंज की बात कर रहा है। अब हैलाइड एक्सचेंज मेनली जो ये यूज़ होता है वो होता है आयोडोएल्केन के लिए, यानी इसी का प्रिपरेशन होता है मेनली, इसमें आयोडोएल्केन का प्रिपरेशन होगा, ठीक है। तो क्लोरो और ब्रोमो कह रहा है हैलाइड एक्सचेंज, मतलब पहले भी हैलाइड था, बाद में भी हैलाइड, वो एक्सचेंज हो रहा है हैलाइड का। दोनों हैलाइड है, इस हैलाइड को हटा के ये हैलाइड लग रहा है, ये हैलोजन हट के दूसरा हैलोजन लग रहा है, इसी को कहते हैं एक्सचेंज, ठीक है। किसी के बदले कुछ लग रहा है। तो देखो क्या कौन किसको हटाएगा, तो बहुत अच्छा आई है ना,
बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है आई, ठीक है। तो यहाँ मान लो Cl लगा है, इसका रिएक्शन करा दिया NaI से, ठीक है, एसीटोन के साथ हीट कर लिया, या कई जगह रिफ्लक्सिंग लिखा रहता है। देखो दोनों में तो डिफरेंस है बेटा, हीटिंग और रिफ्लक्सिंग में डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन आप अगर यहाँ हीटिंग या रिफ्लेक्सिंग लिख देते हो, कोई भी एक चीज़ लिख देते हो, तो उसके लिए कोई झगड़ा नहीं होने वाला, कोई टेंशन नहीं होगा। अब आई बहुत अच्छा ग्रुप है, अटैक करेगा, Cl को हटाएगा, आई खुद लग जाएगा, तो बन गया आयोडोएल्केन। बात समझ में आ गया, ठीक है, बन गया आयोडोएल्केन। क्लियर हुई बात। और क्या, ये भाई साहब बाहर हो गया NaCl बाहर हो गया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे Br को लूँ, ठीक है, यहाँ Br ले लूँ और NaI ले लूँ, ठीक है, एसीटोन रिफ्लक्सिंग, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ये NaBr बाहर हो गया, सीधे I लग जाएगा, ठीक है। ये अब यहाँ दो चीज़ है। पहला क्वेश्चन, ये पहले तो बात याद रखो, ये बहुत अच्छा एक नेम रिएक्शन है, इसे कहते हैं फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। क्या नाम दिया इसे, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, ठीक है, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। दूसरा चीज़ सुनिए, एसीटोन का क्या रोल है। क्या एसीटोन नहीं रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा? क्या एसीटोन नहीं रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा? होगा रिएक्शन। तो एसीटोन का रोल क्या है? अब देखो बेटा, यहाँ दो प्रोडक्ट बने, अब NaCl और NaBr एसीटोन में डिज़ोल्व नहीं होंगे। ये ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक है, डिज़ोल्व नहीं होंगे तो नीचे बैठ जाएंगे, इनको फिल्टर ऑफ, सेपरेशन आसान हो गया। बस इसीलिए यूज़ करते हैं, एसीटोन का रोल यही है, और कोई ऐसा रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम फ्लोरो डेरिवेटिव नहीं बना सकते? क्या हम फ्लोरो डेरिवेटिव्स नहीं बना सकते? ठीक है, तो हैलाइड एक्सचेंज में ही ये टॉपिक है, वहाँ भी एक हैलाइड एक्सचेंज है, क्योंकि फ्लोरो वाला तो हमको कहीं दिख नहीं रहा ऐसा बनने का, ठीक है। तो बन सकता है, कब बन सकता है? चार चीज़ तो बहुत अच्छे से याद रखना। एक हो जाएगा Hg2F2, एक हो गया AgF, एक हो गया COF3 और एक हो गया SbF3। ये दोनों एक जात के हैं, ये दोनों एक जात के हैं, एक बिरादरी वाले हैं। मतलब बिरादरी का क्या मतलब? देखो बेटा, CH3 CH2 Cl मान लो ये लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके साथ अगर आप Hg2F2 लगाते हो तो Cl हट के फ्लोरीन लग जाएगा, ये ठीक। अब सपोज करो कि दो दो हैलोजन कहीं लगे हों, लाइक दिस, ठीक। तो इसको कैसे क्या दोनों हटा सकते हो? जब दोनों लगे हों तो ये दोनों बेचारे काम नहीं करेंगे, वहाँ इस प्रजाति के लोग आएंगे। अब COF2 तगड़ा है, दोनों को चटका देगा, F आके घुस जाएगा, दोनों को चटकाएगा, F आके चला जाएगा। बोल भाई, बात समझ आ रही है? ठीक ना चल रहा है? चलो ठीक है, दोनों लगा देगा, दोनों को सब्स्टिट्यूट करेगा। अब इसे क्या कहते हैं? ये होता है बेटा स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये जेईई मेंस में कई बार पूछा गया है, ठीक है। बहुत अच्छा रिएक्शन। तो एक ही हैलाइड एक्सचेंज में हमने दो पढ़े, एक फिंकेल्स्टीन और दूसरा स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। एक ही हैलाइड एक्सचेंज में हमने दोनों पढ़ लिया, ठीक, क्लियर। तो बेटा ये प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया हैलोएल्केन का, हैलोएल्केन का प्रिपरेशन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं यहाँ, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखनी है हमको? हैलोएल्केन की। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या देखनी है? तो बेटा दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्हीं दोनों को हमको पहले चेक करना है। एक हो गया सोल्यूबिलिटी, बेटा बहुत बार क्वेश्चन आया है इससे, और दूसरा हो गया बॉइलिंग पॉइंट। बस दो चीज़ हमको मेनली देखना है यहाँ पे, ठीक है। सोल्यूबिलिटी। अब बात आ रही है क्वेश्चन क्या पूछेगा। देखो पहले तो आप लोग सोचो, पहला क्वेश्चन ये है, क्या हैलोएल्केन्स वाटर सोल्यूबल होंगे या नहीं? सोचो, सोच के आंसर ले लो।
ठीक है, दिमाग में आंसर आ गया, दिमाग में आंसर आ गया। अब इसका आंसर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन पहले क्या पूछेगा आप ये जान लीजिए, पहले समझते हैं यार हेलो एल्केन तो यही है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, इसका मतलब डायपोल मोमेंट जो होगा उसका डायरेक्शन ये होगा, इसका मतलब ये पोलर हो गया। अब जरा वाटर की बात करो, क्या वाटर पोलर है? तो बहुत अच्छे से जानते हैं, बिल्कुल पोलर है। यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर निकाला, दिस इज द मोमेंट, इसका मतलब ये भी पोलर है। तो एक बात कहता है कि पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, हम तो ये पढ़ रहे हैं हम लोग, लाइक डिसॉल्व लाइक, तो पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, पर यहाँ नहीं होता, ये डिसॉल्व इसमें नहीं होता। हेलो एल्केन्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, ठीक। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये कभी नहीं पूछेगा डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा, बोर्ड ऐसे क्वेश्चन नहीं, बोर्ड बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछेगा? बता देगा आपको कि क्या हो रहा है, अब उसका रीज़न पूछेगा, हाउ, व्हाई, एक्सप्लेन, ऐसे करके। जैसे कह देगा कि हेलो एल्केन्स आर पोलर इन नेचर, ठीक है, बट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, व्हाई? तो खुद कह दिया कि ये पोलर हैं लेकिन डिसॉल्व नहीं होते। अब एक बात एकदम सब कुछ दुनिया एक तरफ छोड़ के सोच लो, इस पृथ्वी पे हर चीज़, बेटा याद रखने का बहुत सही तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, हर वो चीज़ वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी। अब याद रखना, कोई पानी में कूद जाए और बाहर ना निकले, वो डूब के मर जाए, तो ये मत समझ लेना कि उसने हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया वाटर के साथ, ठीक है, ज़्यादा पीएचडी की ज़रूरत नहीं है। अब समझो बेटा क्या कह रहा है, हर वो चीज़ जो डिसॉल्व हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्यों नहीं डिसॉल्व होगा? तो ज़्यादा कुछ आंसर नहीं, सिर्फ एक आंसर करना है, यूनिवर्सल किसी भी चैप्टर में वो बात करे, हर वो चीज़ वाटर के साथ डिसॉल्व होगी जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। तो अगर कोई चीज़ नहीं डिसॉल्व हुई तो सीधा आंसर क्या करने वाले हो कि डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, बात खत्म। हेलो एल्केन्स आर पोलर इन नेचर बट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते इसलिए डिसॉल्व नहीं हुए, खत्म बात। कहीं भी यही रूल याद रखेंगे, कहीं भी याद रखेंगे, ठीक। चलते हैं, दूसरी बात है बॉइलिंग पॉइंट। तो याद रखिए डिसॉल्व नहीं होंगे, पोलर भले हैं, डिसॉल्व नहीं होंगे क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाया, ठीक। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ 3 क्वेश्चन आएगा। बॉइलिंग पॉइंट पे 3 पॉइंट्स बनते हैं। एग्जैक्टली कितने पॉइंट बनते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, सारी बातें करता जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, इसका ये मतलब थोड़ी ना कहीं नहीं डिसॉल्व होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो होगा ना, एल्कोहल, ईथर, एसीटोन, कहीं भी ऑर्गेनिक ले लो, सब जगह डिसॉल्व होगा, CCl4, क्लोरोफॉर्म, सब पे डिसॉल्व होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट में पहला जो बनेगा वो ये बनता है कि इफ़ एल्काइल ग्रुप्स आर सेम, अगर एल्काइल ग्रुप सेम है, जैसे दे दिया RF, RCl, RBr, RI, तो एल्काइल ग्रुप सब में सेम है, तो जो बच गया मास से ले लो। क्यों ले लो बेटा, एक चीज़ याद रखना, जब भी आपसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कुछ ऐसा पूछे तो सबसे पहले चीज़ तो मास याद करना, फिर साइज़ याद करना, फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन याद करना। हालांकि इसको नहीं याद करो, दोनों का मतलब वही होता है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और डायपोल मोमेंट। अब एकेडमिक लेवल पे इन दोनों का बहुत रोल नहीं है, इन्हीं दोनों का रोल है। तो जिसका मास ज़्यादा, जिसका साइज़ ज़्यादा, अगर किसी का मास ज़्यादा है, किसी का साइज़ बड़ा है, तो उसको ग्रेविटी से रिलेट करो। अगर मास साइज़ बड़ा है तो उसकी ग्रेविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। जब किसी की ग्रेविटी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को तेज़ खींचेगा अपनी तरफ, तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा स्ट्रांग होगा, और स्ट्रांग होगा तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के वेपर बनाने के लिए। बात क्लियर हुई? अब उसी ग्रेविटी को केमिस्ट्री में वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तरह समझो। तो अगर मास और साइज बड़ी है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा? एक दूसरे को ज़्यादा टाइटली हेल्ड करेगा, खींचेगा, और जब एक दूसरे को टाइटली हेल्ड करेगा तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड तोड़ने के लिए, ठीक। ऑर्डर हो गया। सेकेंड क्या आपसे पूछ सकता है? सेकेंड क्या हैगा? इफ़ हैलोजन आर सेम, अगर हैलोजन सेम है या हैलोजन इज सेम कह लो, ठीक है। मान लो कि अब दे दिया कि CH3Cl, C2H5Cl,
C3H7Cl। तो बेटा साफ दिख रहा है, भले हैलोजन सेम है, एल्गाइल ग्रुप तो बड़ा है, फिर बड़ी साइज को ले लिया। और तीसरा बोलेगा कि इफ़ आइसोमेरिक फॉर्म इज प्रेजेंट, अगर आइसोमेरिक फॉर्म है, जैसे मान लो ऐसे, आइसोमर मतलब समझ रहे होंगे, सेम मास होगा, सेम कंपाउंड रहता है, ठीक है। बस उसके क्या हो रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर, यानी कि जो कार्बन के अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा चेंज हो रही है, ठीक है। स्ट्रक्चर डिफर हो सकता है, कुछ ऐसे डिफर हो गया, ठीक। तीनों देख लिया, सब में कार्बन काउंट कर लो, हाइड्रोजन, हैलोजन सब काउंट कर लो। ये क्या लिखा है भाई, ये एक यहाँ Cl ही रहने दो, यहाँ CH3 ऐसे ले लिया। अब पहचान रहे होगे, इसको कहते हैं नॉर्मल, इसको कहते हैं आइसो, और इसको बोल दिया नियो। क्लियर, बोल दिया ऐसे, ठीक है। अब इसमें से फिर वही देखना है, मास और साइज। तो बेटा सब में अगर कार्बन, हाइड्रोजन, हैलोजन सब सेम है तो मास हो गया सेम। अब साइज देखो, तो इसमें किसकी साइज बड़ी होगी। अब कैसा देख लो, एक खिंचा हुआ है, खिंचा हुआ एक, ठीक है। दूसरे कंडीशन पे थोड़ा सा एक चीज़ निकल गया, उसमें से एक आ गया, यानी ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे बन गया। तीसरे कंडीशन में देखो चारों तरफ से निकल गया, तो अब कैसा है, गोल सा बन गया, देखो गोल सा बन गया। अब बताओ किसका एरिया सबसे कम होता है। तो हम लोग मैथ में पढ़ रखे हैं, किसी में पढ़ रखे हैं कि एरिया सबसे कम किसका होता है, स्फेयर का। स्फेयर का एरिया सबसे कम होता है। अरे इसीलिए तो जब सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है तो क्या करता है, कोई भी ड्रॉपलेट अपने एरिया को कम करना चाहेगा, तो सबसे कम एरिया किसका होता है, स्फेयर का, इसलिए वो गोल हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा। मरकरी इसीलिए स्फेरिकल रहता है, गोल रहता है, क्योंकि एरिया सबसे कम करना चाहेगा, और सबसे कम एरिया किसका होता है, स्फेयर का। तो सबसे कम एरिया, तो जिसका साइज छोटा उसका वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, तो वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। कम अगर हो गया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा कहाँ होगा, तो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो बेटा ये फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग की कंप्लीट हो गई, ठीक। अब थोड़ा सा चल रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है, पर मैंने अगर ये काम किया ना, लिख दिया ना, तो ऐसे समझो कि मतलब आपका कॉन्सेप्ट रटने वाला फिर हो जाएगा, और हमारा कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा कि आप याद करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप नहीं याद कर सकते। कितने सारे कंपाउंड हैं। जब हम लोग क्लास 11 में पढ़ते थे कि आखिर ऑर्गेनिक को सेपरेट डिसिप्लिन क्यों दिया गया, तो बोलते थे इसलिए दिया गया क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के 10 मिलियन से ज़्यादा कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक के 1 लाख कंपाउंड्स हैं। तो कौन याद कर पाएगा, उसके रिएक्शन कितना आप रट पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, इसीलिए हमको सिलेबस दिया गया, पहली बात। दूसरी बात, इसीलिए मैकेनिज्म दिया गया, इसीलिए टाइप ऑफ रिएक्शन दिए गए। तो ज़रा बोलो बेटा कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं, कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं, तो 3 ही तरह के रिएक्शन होते हैं। ऐसे याद रखो, बार बार इसको रिवाइज करना। कितने टाइप के रिएक्शन हो गए, 3 टाइप्स के। कौन कौन से, तो एक होता है सब्स्टिट्यूशन, या उससे पहले एडिशन। एक होता है एडिशन, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और तीसरा होता है एलिमिनेशन। याद आया।
तो जैसे टेंस याद करते थे, ट्रांसलेशन करना है अगर कोई चीज़ तो ट्रांसलेशन अलग अलग ट्रांसलेशन लेके हम लोग उसको पढ़ते थे। नहीं, कोई चीज़ दिया गया कि इसको ट्रांसलेट करो तो क्या करते थे, पहले देखते थे उसमें टेंस कौन सा है, ठीक है, उस टेंस में किस कंडीशन की बात की गई है, रनिंग कंडीशन है कि क्या चल रहा है, कि होने वाला है, कैसा आ रहा है। तो इस तरह से 3 टेंस हमने पढ़ लिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर उसके 4-4 पार्ट पढ़ते थे, याद आया, ठीक है। तो पहले हम उसको पकड़ लेते थे, फिर कुछ भी आप हमसे दे रहे हो हम उस पर चेक करके तीनों क्राइटेरिया पे निकाल लेते थे किसकी बात कर रहा है। सेम ऐसे ही 3 टाइप्स के रिएक्शन हो गए। अब हमको देखना है कि जो हैलो एल्केन्स हैं इन तीनों में से कौन सा रिएक्शन शो करेंगे। तो बताओ जरा, क्या एडिशन रिएक्शन शो करेगा, हैलो एल्केन क्या एडिशन रिएक्शन शो करेगा। अब बेटा ये बताओ, एडिशन का मतलब होता है कोई चीज़ जुड़ना। ये है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। जब 4 बॉन्ड बनाएगा तो ऑलरेडी बना रखा है, ऑलरेडी बना रखा है। अब इसमें तुम ऐड क्या कर लोगे, क्या 5-6 बॉन्ड बनाएगा कार्बन, नहीं ना, तो इसमें ऐड हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कि हैलो एल्केन में एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। अब बचा सब्स्टिट्यूशन, क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, तो हाँ साहब सब्स्टिट्यूट तो कर ही सकते हैं, किसी को हटा तो सकते ही हैं, हम तो हटा तो सकते ही हैं, तो हमारी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। एलिमिनेशन, क्या निकाल सकते हैं केवल, सब्स्टिट्यूट का मतलब समझना, एक को हटा के उसकी जगह दूसरे को रखना, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये क्या है, अगर मैं इसको तोड़ूं तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो ये नेगेटिव वाला है, नेगेटिव को क्या डिमांड है, पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन होता है, न्यूक्लियस, तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल, तो ये है न्यूक्लियोफाइल। तो अगर कोई इससे बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल होगा तो लात मार के भागाएगा, खुद आगे बैठ जाएगा, बिल्कुल हो सकता है। एलिमिनेशन का मतलब कि हटा के नहीं बैठ रहा, निकाल ही दिया, तो निकाल सकता है, जब ज़्यादा है या सफिशिएंट है या स्टेबल है तब भी निकालने की पॉसिबिलिटी तो ले ही सकते हैं ना, कि हाँ निकल सकता है, कोई ऐसा कंडीशन है, ठीक है। ऐड होने की तो कोई कंडीशन ही नहीं था। इसका मतलब कि हैलो एल्केन्स ये दोनों रिएक्शन शो करेंगे, ये नहीं करेगा। ये तो हमने याद नहीं किया है, सोचा है, बस ध्यान लगाया इस पे, ये बात हमको पता चल गई, ठीक, कैसे करेगा। चलो अब जरा आगे देख लेते हैं, किस टाइप का सब्स्टिट्यूशन भी करेगा ये भी समझ लेते हैं, किस टाइप का सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो पहला हम देख लेते हैं, सबसे पहला कि सब्स्टिट्यूशन, अभी अपने आप समझ में आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप, ठीक है, OH ग्रुप के थ्रू सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आपको ही मालूम है कि हैलोजन के बाप है, ये कंपैरिजन करो तो न्यूक्लियोफाइल, तो हैलोजन को तो तुरंत लात मार के भगाएगा, ठीक। अब देखो सब्स्टिट्यूशन में यहाँ 2 बातें निकल के आ रही हैं। एक बात तो ये निकल के आ रही है कि सपोज करो CH3 है, CH2 है, मान लिया यहाँ पे Cl है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे KOH डाल दिया मान लो, और ये एक्वस डाला है, एक्वस डाला है, ठीक है। बड़ा फ़र्क पड़ेगा, अभी आगे इस चीज़ को समझेंगे हम। दूसरा हमारे पास हो सकता है, हम पहले लिख दे रहे हैं चीज़ों को तो समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। ये है, यहाँ भी हमने डाला KOH, कैसा, एक्वस, ठीक, ध्यान से देख लो। अब तीसरा कंडीशन क्या है, ये यहाँ भी हमने क्या डाल दिया, KOH, एक्वस, ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी 3 हमारे पास है, ठीक है, 3 हमारे पास है। अब देखो जरा, सभी कंडीशन में हमने एक्वस KOH, यानी KOH एक बेस है, उसको आपने वाटर में डाल दिया। वाटर में डालोगे तो सोच रहे नहीं क्या बनेगा, अरे NaOH KOH, किसी को वाटर में डालोगे तो क्या बनता है, बेस को वाटर में डालो क्या बनेगा, अरे ब्रेक करके अलग हो जाएगा, K+ हो जाएगा, OH माने 2 आयंस में बढ़ जाएगा, और क्या करेगा, ठीक है। चलो भाई 2 आयंस में बच गया। अब ये OH अटैक करेगा इस पर, हाँ भाई बिल्कुल करेगा, ठीक है, बिल्कुल अटैक करेगा। OH ने अटैक किया, ठीक है, अटैक किया तो यहाँ पे Cl लगा दिया होगा। अब बेटा एक बात बताओ, बात क्या बतानी है, तीनों केस में कौन सा रिएक्शन होगा जो फास्ट होगा या जो आसानी से होने के चांसेस दिख रहे हैं। क्या तीनों एक टाइप से रिएक्शन होंगे, एक ही जैसे रिएक्शन होंगे, क्या एक ही जैसे रिएक्शन होंगे। अब अलग अलग थोड़ा सा इसको देखते हैं, ठीक है, थोड़ा अलग अलग देखें। सब्स्टिट्यूशन के लिए एक शर्त याद रखना, क्या क्या ज़रूरी है। जैसे मान लो कोई चेयर पे बैठा है,
उसकी जगह किसी दूसरे को बैठालना है तो क्या इंपॉर्टेंट है? जिसको बैठालना उसको ला के बैठाल दो, तब इसको नीचे से सरकाओ, या पहले उसको हटाओगे तब ला के बैठाओगे? क्या इंपॉर्टेंट है? जल्दी से सोच लो, क्या इंपॉर्टेंट है? तो इंपॉर्टेंट है पहले कुर्सी खाली करो, पहले रिटायर होता है कोई, फिर अगले को चेयर दी जाती है। ठीक, तो पहले हटेगा, तो जो जितनी आसानी से अपना चेयर छोड़ेगा उतनी ही आसानी से दूसरा आ सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको ये देखना है कि ये जो हैलोजन्स निकल रहे हैं किस केस में आसानी से निकल रहे हैं। निकलेंगे सभी में आसानी से, दिक्कत से, ये अलग की चीज़ है। ठीक है, तो चलते हैं जरा इसको डिटेल समझते हैं, इसको डिटेल समझते हैं। पहले हमने प्राइमरी वाला लिया, प्राइमरी वाला, ठीक है। मान लो CH3Cl है, ठीक है, इसी को ले लिया, मान लिया हमने, ठीक है। अब इसमें KOH डाल दिया और एक्वस डाला KOH, ठीक है। ये टूट गया K+ और OH- के फॉर्म में, ठीक है, टूटा। क्या ये बॉन्ड आसानी से टूटना चाहेगा? सोचो, क्या ये बॉन्ड आसानी से टूटना चाहेगा? तो भाई साहब बिल्कुल नहीं चाहेगा, ठीक है। लेकिन ये तो ठहरा तगड़ा, ये इसको भगाएगा। अब जिस कार्बन की लालच देखो, बोल रहा है अरे ये तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन के, अरे इससे बढ़िया इलेक्ट्रॉन देने वाला तो यहाँ है, इससे बढ़िया इलेक्ट्रॉन देने वाला यहाँ है, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छी कुर्सी हमको मिलने वाली है, ठीक। तो इसके अंदर तो लालच है, पहली बात। दूसरी बात, ये अपना दम लगा रहा है इसको हटाने के लिए। जब ये कंडीशन क्रिएट हो गई, डबल हिसाब किताब लग रहा है, तो आखिर Cl कितना टिक पाएगा? पर प्रॉब्लम ये है कि अगर ये आके सीधे Cl से भिड़ जाए तो कुछ ज़्यादा रिपल्सन नहीं झेलना पड़ेगा, दोनों सेम चीज़ हैं, ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल। तो क्या सामने से भिड़ना चाहेगा? बोलो, क्या सामने से भिड़ना चाहेगा? कतई नहीं सामने से भिड़ना चाहेगा। तो क्या करेगा? बोलेगा ऐसी जगह से अटैक करो जहां रिपल्सन मिनिमम हो, ऐसी जगह से अटैक करो जहां रिपल्सन मिनिमम हो। तो सोचो कौन सी जगह है? तो हैलोजन के जस्ट जितना दूर जा सकते हो, बेटा कितना दूर जा सकता था? 180 डिग्री। तो ये पहुंचा 180 पे, ध्यान से समझना बेटा, और 180 से अटैक किया। जब 180 से अटैक किया तो इसको बढ़िया मौका मिल गया OH को जोड़ने का, Cl को हटाने का। तो इसको धीरे धीरे जोड़ने लगा और इसको धीरे धीरे काटने लगा, हटाने लगा, ठीक है, क्लियर। अब ये बताओ, ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? तो बेटा ये होगा अनस्टेबल। बोलो क्यों? सोचो क्यों होगा? इसलिए होगा कि इस कार्बन के बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4 5, ये कैसे हो सकता है? 5 बॉन्ड, ठीक। अब बढ़िया मौका मिल गया, बोला ऐसा है, निकलो यार तुम यहाँ से, ठीक है। और इधर से OH को जोड़ लिया, क्लियर। तो ये क्या बन गया? एल्कोहल। एल्कोहल बना कि नहीं बना? एल्कोहल बन गया ना, CH3OH, तो बनेगा तो एल्कोहल, ठीक। अब ये देखो जरा, रिएक्शन कौन सा है? ये रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। कौन सा रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन, ठीक। कौन सा सब्स्टिट्यूशन? इलेक्ट्रोफिलिक की न्यूक्लियोफिलिक? बोलो भाई। तो ये तो डिपेंड करेगा अटैक करने वाले पे ना। तो ये जो अटैक करने वाला है ये कैसा है? न्यूक्लियोफाइल है कि इलेक्ट्रोफाइल है? तो ये तो नेगेटिव है, तो इसको इलेक्ट्रॉन तो नहीं चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन डिमांडिंग होगा कि न्यूक्लियस डिमांडिंग, यानी पॉजिटिव डिमांडिंग। तो पॉजिटिव डिमांडिंग होगा ना, इसीलिए ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। तो कैसा हो गया ये? न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, ठीक। अब ये बताओ, इस रिएक्शन की जो रेट है, इस रिएक्शन की जो रेट है, ठीक है, वो किसी एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगी कि दोनों पे डिपेंड करेगी? बोलो, किसी एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगी कि दोनों पे करेगी? अकेले कुछ कर पाते ये? क्या Cl को अपने मन से निकाल सकते थे आसानी से? नहीं ना। तो इसमें इसका भी रोल था और इसका भी रोल था, दोनों ने मिलकर ये कांड किया है, ठीक है। यानी कि जो रेट है इस रिएक्शन की वो 2 मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रही है। तो इसे कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर,
ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, इसी को कहते हैं SN2 रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मतलब टू मॉलिक्यूलर या बाई ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज SN2 मैकेनिज्म। समझ में आ गया? अब इसके 3-4 पॉइंट सुन लो जरा ध्यान से। पहला तो सिंगल स्टेप का रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। दूसरा जो इंटरमीडिएट है, ठीक है, वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल इंटरमीडिएट, ठीक। तीसरी बात सुनो, देखो यहाँ हैलोजन किधर लगा था? राइट साइड में, यानी समझो ऐसे था, ये ऐसे था, या ऐसे समझो ये चौक इस साइड ऐसे था, लेकिन यहाँ जरा देखो फंक्शन ग्रुप इस साइड आ गया, ऐसे था, ठीक है, ये उलट गया बिल्कुल ऐसे। इसे क्या कहते हो? इन्वर्जन। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? इन्वर्जन होता है बेटा। क्या होता है यहाँ? इन्वर्जन। बात समझ में आ रही है? यहाँ क्या हो गया? इन्वर्जन होता है। पॉइंट्स याद रहेंगे, पॉइंट्स याद रहेंगे, ध्यान रखना। सिंगल स्टेप का रिएक्शन है, इंटरमीडिएट अनस्टेबल है, इन्वर्जन हो गया, इधर से इधर आ गया, इन्वर्जन हो गया। क्लियर? ठीक है। अब जरा ये तो प्राइमरी का केस रहा, यानी अगर प्राइमरी वाला है तो SN2 शो करेगा, 1 का 2 उल्टा बिल्कुल, 1 का 2, ठीक है। अब अगर यहीं पे देखो, याद करने कोई नहीं था, मैंने अपने आप आपको सोच के बता, आपने खुद सोचा है इसको, आपने खुद सोचा है इसको कि रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन, ये अटैक करने वाला है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और दोनों पे डिपेंड कर रहा है तो बाई मॉलिक्यूलर, इसलिए ये SN2 है। बस क्लियर? अब जरा बात कर रहे हैं आगे की, जरा एक टर्शरी का भी केस देख लें। अब एक टर्शरी का भी केस देख लिया जाए। ठीक है, टर्शरी का केस देख लिया जाए। मान लो ये CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, ये हेलोजन है, ठीक है। अब यहाँ KOH डाले हैं एक्वस। अब देखो जरा क्या हो रहा है, क्या इस Cl को निकलने के लिए एक्वस KOH की ज़रूरत है? अरे भाई ये तो खुद ही चाहेगा, हट जाते यार, ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। अब ये ना समझ लेना कि सर ये तो टर्शरी है तो स्टेबल है, सबने पढ़ाया टर्शरी स्टेबल है। बेटा टर्शरी कार्बोकैटायन स्टेबल पढ़ाया था, टर्शरी एल्केन नहीं पढ़ाया था। आपके दिमाग में ये भर सकता है, हो सकता है। तो ये क्या है? अनस्टेबल है। तो अगर ये Cl को निकाल देता है, ठीक है, अगर ये Cl को निकाल देता है तो स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया कार्बोकैटायन, और यहाँ से हैलोजन बाहर हो गया। क्या इस हैलोजन के निकलने में इसका कोई रोल है? तो ये तो सिंगल स्टेप में ये इंटरमीडिएट जो बन गया, ठीक है, ये इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट वो होता है जो बनता है और बीच में ख़त्म हो जाता है, कंज्यूम भी हो जाता है। अब क्या हुआ? अब हुआ ये, अब यहाँ पे जब प्लस चार्ज लगा है, ठीक है, तो अब यहाँ पे यूज़ है OH का। अब OH अटैक करेगा, ठीक है। तो OH अटैक कैसे करे? जरा इस कार्बन को देखो, ये था sp3, लेकिन अब इस कार्बन को देखो, ये हो गया sp2। sp2 का मतलब ये हो गया कि कैसा हो गया? प्लेनर। sp2 का मतलब ये हो गया कि ये हो गया प्लेनर। प्लेनर का मतलब एक प्लेन में आ गया, मतलब ये कार्बन है मान लो यहाँ पे, या ऐसे इधर CH3 है, इधर CH3 है, इधर CH3 है, ठीक, तीन तरफ हो गया CH3। एंगल 120 120 120। बोलो अब OH को आना है, यानी OH साहब को आना था CH3 CH3 और CH3, ये कहानी है, ठीक है। इसको आना है, बोलो किसकी तरफ से आए? ऊपर वाले की तरफ से कि सामने वाले की तरफ से कि इस वाले की तरफ से? तो अगर कहीं से भी OH आएगा तो बड़े बड़े CH3 ग्रुप का सामना करना पड़ेगा इसको। तो बुद्धि लगाया, बोला इधर 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 से क्यों आए? ये पूरा एरिया खाली है, ये पूरा एरिया खाली है, क्यों ना इधर से अटैक करें, क्यों ना इधर से अटैक करें, ठीक। तो क्या करेगा ये? इधर से भी कुछ अटैक करेगा और कुछ इधर से। तो इसे कहते हैं फ्रंट अटैक, ठीक है, और इसे कहते हैं रियर अटैक, ठीक। जब फ्रंट अटैक किया तो क्या बनाया?
तो CH3 यहाँ OH लगा, यहाँ CH3 लगा, इधर CH3 लगा, और जब रियर अटैक किया, ठीक है, तो CH3 यहाँ हो गया, इधर CH3 रहा, इधर OH रहा और इधर CH3 रहा। ठीक, बात समझ आ गया। अब सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर OH लेफ्ट साइड में है तो इसे कहते हैं L फॉर्म, और अगर राइट साइड में है तो इसे कहते हैं D फॉर्म। अब बेटा एक चीज़ है, हमने बस यहाँ पे तीनों ग्रुप सेम लेके आपको बता दिया है, आप चाहें तो इसको डिफ़र करेंगे तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। देखो अगर ये बात मैं खुद ना बताता तो आप इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ तीनों कैसे रहे सेम, लेकिन क्या हो जाएगा, ये कायरल सेंटर अगर ये डिफरेंट हो जाए, एक CH3 रहने दो, C2H5 हो गया, C3H7 हो गया, इधर OH लगा हुआ है, ठीक। तो अब ये दोनों हो गए ऑप्टिकल एक्टिव, ये कंपाउंड L फॉर्म ऑप्टिकल एक्टिव है, D फॉर्म, लेकिन दोनों एक ही सॉल्यूशन में है ना। तो जो D फॉर्म वाला है उसने क्लॉकवाइज लाइट को भेजा, L जो जितने वाले थे उसने एंटी क्लॉक, तो पूरी स्क्रीन तो चमका दिया, तो ये तो ऑर्डिनरी लाइट बना दिया, जो चारों तरफ लाइट बिखेर रहा हो, ये तो ऑर्डिनरी लाइट बना दिया। इसका मतलब कि इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कब कब होगा, जब 50% ये हो और 50% ये हो। तो बेटा ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स को एनेंशियोमर्स कहते हैं, क्लास 11th वाला याद करो। ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स को एनेंशियोमर्स कहते हैं, ठीक। तो बेटा अगर 50% L फॉर्म बनाता है और 50% D फॉर्म बनाता है, ठीक है, तो जाके कहते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव नहीं रह गया, ठीक है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो देखो बेटा ये हो गया स्टेप 1 और ये क्या हो गया स्टेप 2। तो अब इसके पॉइंट्स देखो, पहले तो समझो रिएक्शन कौन सा था बेटा, सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शन कौन सा, सब्स्टिट्यूशन। दूसरी बात कौन सा सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक या फ्री रेडिकल। तो देखो जरा इसके जगह पे OH लगा है, OH कौन है, न्यूक्लियोफाइल, तो हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक। अब जरा बताओ क्या इस रिएक्शन की रेट दोनों पे डिपेंड करेगा या किसी एक पे, तो इसका कहाँ रोल था, ये तो यहाँ आया इसका रोल। बात समझ में आ गया। तो सिर्फ एक पे डिपेंड कर रहा ना, बस एक चल गया उसी पे डिपेंड कर गया, ठीक है। तो इसे कहते हैं यूनी ऑर्डर या यूनिमोलिकुलर। तो SN1 रिएक्शन, दिस इज SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनी ऑर्डर या यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, क्लियर, ठीक है। अब देखो पॉइंट्स का, अब हाँ एक बात और ध्यान रखना बेटा, ज़रूरी है क्या कि 50-50 बने, नाप के जाएगा क्या, देखो आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ बाकी मेरे साथ आओ, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है। हाँ ये अलग की बात है कि हमारे एकेडमिक के कोर्स में यही केस ही दिया है, ठीक है, 50-50% का। तो ये ऑर्डिनरी सॉल्यूशन जो बना वो क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसे कहते हैं रैस्मिक मिक्सचर। क्या कहते हैं इसे, रैस्मिक मिक्सचर। तो रैस्मिक मिक्सचर अगर बनेगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब बेटा पॉइंट्स देखो, पहला पॉइंट कि 2 स्टेप है ये, ठीक है, 2 स्टेप रिएक्शन है। दूसरा पॉइंट जो इंटरमीडिएट है, ठीक है, वो इंटरमीडिएट क्या है, स्टेबल है। ये देखो ये स्टेबल है इंटरमीडिएट, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बना, तीसरा देखो इसको देखो, Cl कहाँ था, राइट साइड में से, इधर Cl था। इस केस में देखोगे तो उलट गया कि नहीं उलट गया, OH इस साइड आ गया। लेकिन अगर इस केस में देखो Cl इधर था, OH भी इधर ही लगा है, इसका मतलब इस केस में रिटेन किया है और इस केस में इन्वर्ट हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वर्जन एंड रिटेंशन टेक्स प्लेस, दोनों हो रहा है। और लास्ट क्या हो गया कि रैस्मिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, रैस्मिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हुआ है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। रैस्मिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हुआ है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो बेटा SN1 SN2 दोनों मैकेनिज्म क्लियर हुई,
बहुत दम था ही नहीं, बहुत सिंपल सा है SN1 SN2। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं याद रखिएगा। एक सॉल्वेंट के बारे में भी बातें आती हैं, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट होना चाहिए। अब थोड़ा डेप्थ में जाते हैं अगर कंपटीशन में, एकेडमिक में हमारा इतना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। ठीक, बोलो बेटा इतनी बात समझ में आ गई, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो SN1 SN2 ये दो मैकेनिज्म हमने समझ लिया। नेक्स्ट हम अगली क्लास में, ठीक है, अगले लेक्चर में इसके आगे का कवर करेंगे। बाकी जो सब्स्टिट्यूशन के अभी एक हमने पढ़ा है केवल सब्स्टिट्यूशन बाई OH ग्रुप, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में और भी सब्स्टिट्यूशन को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।